हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इन्फोर्स डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में मेरे कई दर्शकों ने यह पूछा है कि क्या कोई एजेंसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, राज्यपाल या राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकती है? कानून क्या कहता है इस पर? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा कानून से, संविधान से। एक तो कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल की गिरफ्तारी हो सकती है, नहीं हो सकती है, कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस पर। और दूसरा कि अगर किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए और वो इस्तीफा न दें तो क्या होगा? आखिर ये लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इनको गिरफ्तार कर लेने के बाद यदि इस्तीफा नहीं दिए होते तो क्या होता? यानी किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद यदि वह इस्तीफा न दे तो उसका क्या संवैधानिक परिणाम होगा? इन दो प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि भारत के संविधान में एक प्रतीकात्मक पद है और एक वास्तविक पद है। प्रतीकात्मक पद है केंद्र में राष्ट्रपति, संघ में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। भारत के संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रतीकात्मक प्रमुख हैं, उनको संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। जबकि प्रधानमंत्री केंद्र में और राज्य में मुख्यमंत्री ये वास्तविक प्रमुख हैं, इनके पास वास्तविक पावर होती है, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर तो काम होता है लेकिन वे कभी दायी नहीं होते, जवाबदेह नहीं होते, क्योंकि वे फैसले भी अपने मन से नहीं करते। उनका जो भी फैसला होता है सब मंत्रिपरिषद के परामर्श पर आधारित होता है, कुछ एक फैसलों को छोड़कर। तो ऐसे में भारत का संविधान केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद को गिरफ्तारी से मुक्त करता है। भारत के संविधान के भाग 19 का पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 361, यह राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण प्रदान करता है। राज प्रमुख मतलब जो रियासतों के राजा पहले हुआ करते थे, अब तो वो समाप्त हो गए। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। तो मैंने जो पहली बात बताई कि ये जो कुछ भी करते हैं अपने पद पर बैठकर, उसके लिए कहीं ये जवाबदेह नहीं होते। कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को ये छूट नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, यानी जब वो पद पर है, किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। यानी अनुच्छेद 361 का खंड 2 यह स्पष्ट करता है कि पद पर रहने के दौरान किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस नहीं शुरू किया जाएगा किसी न्यायालय में। सवाल यह है कि गिरफ्तारी की जाएगी कि नहीं की जाएगी। ठीक है, क्रिमिनल केस न्यायालय में नहीं शुरू किया जाएगा, क्या पुलिस शुरू कर सकती है? खंड 3 इस पर कहता है राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी, यानी उनके गिरफ्तारी के लिए समन या वारंट वगैरह नहीं जारी किया जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर जो बैठा हुआ है उस व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 में संरक्षण मिला हुआ है और इस संरक्षण के चलते उस पर न तो कोई क्रिमिनल केस किया जाएगा और न उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। हाँ, जब पद पर से उतर जाएंगे तब उन पर वो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पद की शक्तियों के संदर्भ में नहीं होगी। यानी कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल रहते हुए अपनी पद की शक्तियों के प्रयोग में अगर कुछ गलत करता है तो उस पर केस नहीं चलेगा, तो उसके आधार पर उस पर केस नहीं चलेगा। हाँ, पद पर रहने के दौरान अगर वो किसी को मार देता है, पीट देता है, मान लेते हैं उसके घर में कोई नौकर है, उसको उसने पीटा, तो जब वो पद पर से उतरेगा तब वो केस दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। जहां तक सिविल मुकदमों का सवाल है, राष्ट्रपति, राज्यपाल
पद पर रहते हुए जो कुछ करते हैं उसके आधार पर मुकदमा नहीं चलेगा, सिविल भी नहीं चलेगा। लेकिन जो उनके निजी कैपेसिटी में है, जैसे राष्ट्रपति के पद पर जो हैं, अगर उन्होंने कोई दुकान से सामान खरीदा है तो उस सामान का अगर बकाया वो नहीं दे रही हैं तो उसके लिए उन पर सिविल मुकदमे चल सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं चलेगा और सिविल केस में भी उनके खिलाफ कोई आदेशिका जारी नहीं होगी। अब चलते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदि की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री आदि को ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। जी हां, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री या किसी और को कोई संरक्षण नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, हाई कोर्ट के जजेज को भी ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। सेना के सेनाध्यक्ष को कोई संरक्षण नहीं है। यदि वह कोई अपराध करते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन एक अंतर आता है। अंतर क्या है? सेना का कोई सदस्य अगर सेना के सदस्य के नाते अपना कोई कर्तव्य पालन करते हुए कोई कार्य करता है जिसको कहा जाता है कि अपराध है, जैसे आतंकवादियों पर गोली चलाई जा रही है, उसमें वो जानबूझकर किसी पर गोली चला के मार डाला, तो अपराध तो कर दिया, लेकिन क्योंकि वो सैन्य कार्य में लिप्त है, उसमें लगा हुआ है, तो ऐसे में अगर तत्काल उसको गिरफ्तार करने लगेंगे तो फिर वो एक्शन कौन लेगा? इसलिए जब कभी किसी सेना के सदस्य पर सैन्य कार्रवाई के दौरान अपराध करने का आरोप होता है तब उसकी गिरफ्तारी केवल तभी होती है जब सरकार की परमिशन मिले। अगर वो सेना में है तो संघ सरकार की, पुलिस वगैरह में है तो राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि जब वो उस हैसियत में कोई कार्य करते हुए अपराध किया है। इसी तरह से कोई अधिकारी वगैरह अगर करप्शन किए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री आदि अगर करप्शन किए हैं, ये जो मामले हैं जो हेमंत सोरेन पर है, तो सरकार की अनुमति से ही न्यायालय में कार्रवाई होगी। तो इस बात का पूरा पूरा उत्तर मिल गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी जो महामहिम है भारत में, इन दोनों को छोड़कर पद पर रहते हुए किसी अन्य पदाधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। व्यवहार में गिरफ्तारी किसी की क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई जो इतने ऊंचे पद पर बैठा है उसकी गिरफ्तारी किस हैसियत से की जाएगी? व्यवहार में देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के पास कुछ विशेष एजेंसीज हैं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित होती हैं। उन एजेंसीज का प्रयोग करके राज्यों में बैठे मंत्री या मुख्यमंत्री को आरोपित किया जाता है, गिरफ्तार करवा लिया जाता है। कानून का पालन क्या है उसको अलग रखिए, व्यवहारिक बात यह आपको देखने को मिलती है कि हमेशा सत्ता में जो दल बैठा है केंद्र में, वो अपने दल के मुख्यमंत्री पर यह कार्रवाई नहीं करता। कभी विपक्ष के किसी मुख्यमंत्री पर यह कार्रवाई होती है और वो भी कभी कभी आपवादिक सुनी गई है। अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एक लालू प्रसाद यादव जी गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद अब मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का मामला शुरू हो रहा है। और जब भी ऐसा देखेंगे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी दोनों ही समय पर विरोधी दल की सरकार केंद्र में है। कानून के अनुसार गिरफ्तारी की जा सकती है। जी हां, अगर आरोप है तो की जा सकती है। यानी पहले प्रश्न का उत्तर आपको मैंने दे दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के सिवाय अन्य किसी पद पर बैठे व्यक्ति के गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। कानून में अगर वह दोषी है तो गिरफ्तारी हो सकती है। प्रथम दृष्टया अगर वो दोषी दिखाई दे रहा है संस्थान को, एजेंसी को, तो गिरफ्तार कर सकती है। अब ये अलग बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने घने आरोप हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं की है एजेंसी। हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अजीत पवार को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन अनिल देशमुख करीब 1 साल तक जेल में रखे गए हैं। तो ये एक व्यवहारिक बात अब आती है, राजनीतिक बात आती है। कानूनी बात मैंने बता दिया। अब दूसरी बात कि जैसे किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए और यदि वो इस्तीफा न दे, ठीक है ले चलो जेल में, तो क्या होगा? जैसे लालू प्रसाद यादव जी भी इस्तीफा दिए थे और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अगर वो इस्तीफा न दे तो क्या होगा? इस्तीफा नहीं देंगे तो आप जरा देखिए कि इस मामले में एक पेंच फंस रहा है। पेंच क्या फंस रहा है? गिरफ्तार कौन कर रहा है? केंद्र की एजेंसी, यानी केंद्र की आंखें टेढ़ी हैं और केंद्र वहां अनुच्छेद 356 के तहत सरकार को बर्खास्त करके राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लगा देगी।
जैसे ही मुख्यमंत्री जेल में जाएंगे तो जेल में लोगों के मिलने जुलने आने जाने का एक नियम है जो लोगों को सीमित करता है, जबकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे लोग पहुंचने चाहिए, वहां उसका पूरा सिस्टम होना चाहिए। ऐसे में यदि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए और वो इस्तीफा न दे तो ये बहुत अच्छा बहाना बन जाता है केंद्र सरकार के लिए कि वहां का मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे हिरासत में रख लिया गया है, लिहाजा वहां उसके द्वारा सरकार चलाना संभव नहीं है, अतः वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाता है। अनुच्छेद 356 लगाकर शासन राष्ट्रपति के जरिए राज्यपाल के हाथ में दिया जाता है। तो अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक विफलता के आधार पर केंद्र सरकार वहां की सरकार को बर्खास्त कर देगी। अब अगर बर्खास्त कर देंगे तो क्या होगा? 2 महीने के भीतर सदन से पारित करवाना होता है, लोकसभा से, राज्यसभा से। वर्तमान में मोदी सरकार को बहुमत हो, पारित करवा लेंगे। इस तरह से वहां की सरकार एकदम से खत्म हो जाएगी। तो यही कारण है कि जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो इस्तीफा दे करके अपने किसी परिचित को, अपने किसी भरोसेमंद को मुख्यमंत्री बनवाते हैं ताकि उनके पार्टी की सरकार बची रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कानूनी और संवैधानिक जानकारी दी। मैं इसके साथ साथ ये डिस्क्लेमर दे दूं कि कानून बनाने वालों का आशय यह नहीं था कि सत्ता में बैठी एक पार्टी एक गिरोह के रूप में दूसरे पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार करवाने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग करे, बल्कि इसलिए थी कि कोई व्यक्ति कानून से परे न दिखाई दे। लेकिन आज जब कानून का पालन करवाने वाले हाथ अपने पराये के भेदभाव के मनोभाव से काम कर रहे हैं तो कानून का जहां पालन हो रहा है वहां लोग उसे पालन होना नहीं मान रहे हैं, जहां नहीं हो रहा है वहां तो नहीं ही हो रहा है। यानी यह सब कुछ उस सरकार पर निर्भर करता है जिसके हाथ में कानून या संविधान ने वो शक्ति दी है। जहां तक प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कभी न किए जाने का सवाल है तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो प्रधानमंत्री से ऊपर से संचालित होती हो, इसलिए यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि कोई एजेंसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी। जबकि कानून की किताब में प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के विरुद्ध कोई संरक्षण नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अगर वह आरोप में कहीं पाए जाते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।